नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। क्या लोकतंत्र खतरे में है? आज इसी पर बात करेंगे। लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र बचाओ, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी पिछले कई महीनों से देश से लेकर 7 समंदर पार तक ये बात कह रहे हैं। आज जब वायनाड से उन्होंने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव लड़ने का नामांकन किया, तो उसके बाद भी कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, ये संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। जबकि बीजेपी उन पर एक प्रतिबंधित संगठन से समर्थन के पॉलिटिकल फ्रंट से समर्थन लेने का आरोप लगा रही है, उन पर सवाल उठा रही है। बीजेपी यह भी कह रही है कि जिस परिवार ने इमरजेंसी लगाई उसे लोकतंत्र का सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। आज की अड़ी इसी पर, क्या वाकई देश में लोकतंत्र खतरे में है या लोकतंत्र के बहाने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर वोट पाने की कोशिश है? आज इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा देखिए इस वक्त जो बड़ी खबरें आ रही हैं। वायनाड से नामांकन के बाद बीजेपी पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। यह संविधान को बचाने की लड़ाई है, यह कहा राहुल गांधी ने। इंडिया और विपक्ष लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने यह कहा। बीजेपी सरकार लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है, राहुल गांधी ने यह कहा। और उधर राहुल गांधी को हरा चुकी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हार के डर से कांग्रेसियों को भागने की आदत है। स्मृति ईरानी ने कहा हार के डर से भागना कांग्रेस की फितरत है, जिसके पक्ष में सत्य, लोकतंत्र में उसकी जीत पक्की, यह कहा स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी बोली अब की बार 400 पार, पहले माथे पर तिलक और राम नाम था अभिशाप, यह कहा स्मृति ईरानी ने। मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर हाथ को साफ किया गया, स्मृति ईरानी ने यह भी कहा। उधर एसडीपीआई के कांग्रेस को समर्थन देने पर अमित शाह का बड़ा बयान आया। कांग्रेस देश को तोड़ने में लगी हुई है, यह कहा अमित शाह ने। मैं इससे आश्चर्यचकित नहीं हूं। कांग्रेस पारंपरिक राजनीति और वोट बैंक की राजनीति कर रही है, यह अमित शाह ने कहा है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और उसके बाद बीजेपी क्या रिएक्शन दे रही है। ये जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई है, ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। लोकतंत्र बचाओ। क्यों भाई, क्या हो गया है लोकतंत्र को? इस देश की जनता वोट डालने वाली है, तय करेगी। आप काहे को लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हो? कह रहे हैं हमारे नेता जेल में गए। भाई मुझे बताओ, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करेंगे तो जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जोर से बोलो, जाएंगे या नहीं जाएंगे? और राहुल बाबा सुन लो, क्यों फरियाद कर रहे हो? हमने 2014 में भी किया, 19 में भी किया, कहकर हम चुनाव लड़े थे। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। तो अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो हम किस चीज़ की तैयारियां कर रहे हैं फिर? लोगों का मन भाना, लोगों से प्रेम का और सहयोग की प्रार्थना करना और उनका आपको सहयोग देना, उनका आप पे विश्वास होना, प्रेम होना, एक तरह से एक उनका आपके साथ अलाइनमेंट होना, क्या वो लोकतंत्र की हत्या है? वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है, वही लोकतंत्र है। उनको शायद पता नहीं है लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या है। तो कंगना कह रही हैं कि लोकतंत्र की डेफिनेशन शायद राहुल गांधी को पता नहीं। देखिए, इस पर बात करने के लिए के शर्मा है, बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार वाजपेयी हैं, एलजेपी के उपाध्यक्ष आलोक शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और घनेंद्र भारद्वाज हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है। आलोक जी, शुरुआत आपसे। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि देश में लोकतंत्र फ्रीज हो गया है। आज वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और यह संविधान बचाने की और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। क्यों? देखिए, मुझे लगता है गौरव भाई के लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। सबसे पहला विधायिका है, जिसमें संसद या जो हमारी विधानसभाएं हैं, उसके बाद न्यायपालिका है, तीसरा एग्जीक्यूटिव है जिसको हम प्रशासन भी कहते हैं, और चौथा स्तंभ है मीडिया, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है।
विधायिका संसद, वहां पर आप देखिए किस तरह से 2014 के बाद तमाम बिलों के ऊपर बिना चर्चा के किस तरह से संसद में काम हुआ है। लैंड एक्विजिशन बिल 3 बार ऑर्डिनेंस आता है। नोटबंदी बिना किसी चर्चा के रात को 8 बजे थोप दी जाती है। जीएसटी का दंश आज भी लोग भुगत रहे हैं। कितनी सेलेक्ट कमेटीज में कौन कौन से मैटर्स गए हैं किसी को नहीं पता है। दूसरा आता है न्यायपालिका। 4 जजों को खुद स्वयं कहना पड़ा कि हम दबाव में हैं, हमें दिक्कत हो रही है। आप देखिए किस तरह से पूर्व कानून मंत्री ने जजों को ये कहा कि जो रिटायर्ड जजेस हैं वो देशद्रोह का देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो जो न्यायपालिका है, विधायिका है, वो पूरी तरह से किस तरह से काम कर रही है वो पूरा देश देख रहा है। चौथा आता है प्रशासन, और प्रशासन में भी सबसे इम्पॉर्टेंट है जांच की एजेंसियां और हमारा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन 8-8, 10-10 महीने तक विपक्षी दलों को मिलने तक का समय नहीं देता है, और जिस तरह से जांच एजेंसियों को रोज फटकार पड़ रही है। आज का ही अगर अखबार आप पढ़ें तो उसमें पहले पेज पर बड़ी खबर है कि 25 जो विपक्षी नेता थे जिनके खिलाफ जांच शुरू हुई, उनमें से 25 ने जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उसमें से 23 के खिलाफ या तो केसेस वापस ले लिए गए, केसेस बंद कर दिए गए, या केसेस को कमजोर कर दिया गया। तो जांच एजेंसीज की हालत क्या है कि ईडी के डायरेक्टर के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो 5-5 साल तक अनैतिक तरीके से वहां पर बैठे रहे। और चौथा स्तंभ जो है वो लोकतंत्र का माना जाता है, मीडिया। आज मीडिया की जो हालत है, एक वर्ग, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक वर्ग पूरी तरह से, पूरा हिंदुस्तान आज से पहले कभी गोदी मीडिया शब्द नहीं जानता था, लेकिन आज क्या हालत देश की बन गई है कि एक एक बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, उस पर पर्दा डाला जाता है, एक नई घटना क्रिएट कर दी जाती है। और जब सरकार झूठ बोलने लगे संसद में, सरकार के नुमाइंदे लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलने लगे, और अभी देश के गृह मंत्री को सुना आप ही के टीवी चैनल पर कि 12 लाख करोड़ के घपले हो गए। अरे भाई, आपकी सरकार को 10 साल हो गए, आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि अगर 12 लाख करोड़ के घपले हुए जिसके नाम पर आपने सरकार बनाई, तो कम से कम 12 लोगों को आप कन्विक्ट तो कर देते। ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य 2014 के बाद एक भी एफआईआर ऐसी नहीं हुई जो मोदी सरकार ने की हो और उसमें एक भी व्यक्ति कन्विक्ट हो गया। ठीक है। तो लोकतंत्र खतरे में किस तरह से है, लोकतंत्र के चारों स्तंभ किस तरह से खतरे में हैं, मैंने पूरा आपको विस्तार से बताया। ठीक है, के शर्मा जवाब दीजिए। आलोक शर्मा ने चारों विस्तार से बता दिया, और वो कह रहे हैं विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और साथ में मीडिया, वो चारों को ला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये चारों की हालत देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि लोकतंत्र खतरे में है या नहीं। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी के रुदन और विलाप से मैं समझ सकता हूं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं, कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आ गया है। जिस ढंग से इनको देश की जनता विपक्ष का पार्टी होने का भी, एलओपी बनने तक का मैंडेट नहीं दे रही है, तो उसका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में रहेगा। तो वो विलाप नहीं करेंगे और इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अब इन्होंने नोटबंदी की बात की, इन्होंने जीएसटी की बात की, इन्होंने जो है किसान उसकी बात की, उसके बाद क्यों जी सारे चुनाव हुए हैं ना, 2019 के भी तो चुनाव हुए हैं। इसी देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से मैंडेट दिया और पहले से ज्यादा मैंडेट दिया। तो इनके पास ना नेता, ना इनकी नीति है, ना नीयत है, और देश इसको अच्छे से समझ रहा है। इनकी विश्वसनीयता देश में बची नहीं है। तो ये इस तरह का विलाप नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, और इस तरह का झूठा आरोप नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे। इनको लोकतंत्र खतरे में लग रहा है। जरा इनको अपने गिरबान में आप कहना क्या चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हार रही लगातार, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में। तो ये और क्या कह रहे हैं? मुझे एक चीज बताइए, जिस पार्टी ने इस देश में 19 महीने तक आपातकाल लगा के रखा हो, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया हो, और वो व्यक्ति, वो पार्टी आज हमें बता रही है लोकतंत्र की बात। ठीक है, बताइए भाई। आप मीडिया, मैं गौरव जी एक सेकंड, अच्छा आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। एक सेकंड नहीं, आप 30 सेकंड लीजिए, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैं कह रहा हूं, आप मीडिया हैं, क्या आप ये मानते हैं कि आप पर कोई दबाव है? आप हमसे प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं। ये विपक्ष है। राहुल गांधी रोज चिल्ला रहे हैं देश में आग लग जाएगी, माचिस लेके घूम रहे हो। अभी 2 दिन पहले क्या बयान दिया रामलीला मैदान में, और खड़े होके कितना चिल्लाए। किसी को किसी ने कुछ बोला? किसी के ऊपर बोलने पर पाबंदी हुई? मीडिया को दिखाने के लिए पाबंदी हुई कि आप उनकी रैली मत दिखाइए, उनके जो है ये स्टेटमेंट जो देते हैं इसको रोक दीजिए।
लेकिन क्योंकि इनको जनता का जनादेश नहीं मिल रहा है, जनता में इनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है, तो ये विपक्षी दल क्या करेंगे? यही बात करेंगे और कह रहे हैं कि आप जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। हम कार्रवाई नहीं करते, हम भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है। कार्रवाई करती है जांच एजेंसी, कार्रवाई निर्णय लेता है न्यायालय। न्यायालय जो है लेके जेल में डाल रहा है। 6 महीना पहले तक इसी अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला के लिए पानी पी पी कर माकन जी कोस रहे थे और जांच की बात कर रहे थे। आज वो जेल में चले गए तो लोकतंत्र खतरे में हो गया। और कल संजय सिंह को उसी से जमानत मिल गई न्यायालय से, तो लोकतंत्र जिंदा हो गया। ठीक है, गणेंद्र भारद्वाज बताइए भाई। ओके गणेंद्र भारद्वाज जवाब दीजिए। केजरीवाल जेल में चले गए इसलिए लोकतंत्र खतरे में? देखिए गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से लगातार लोकतंत्र और संविधान का गला दबाने का काम कर रही है। पूरा देश देख रहा है। और जिस तरीके से आज केंद्रीय जांच एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है सिर्फ ऑपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ, और जैसे ही लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी ने तय कर लिया है कि ऑपोजिशन के सभी नेताओं को जेल में डालना है, सारे ऑपोजिशन के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये इंडियन एक्सप्रेस की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये कहती है पवार, पटेल, अधिकारी, शर्मा हाउस सम केसेस वर क्लोज, अदर सेंट टू कोल्ड स्टोरेज। 25 लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी 2014 से अब तक, उनमें 23 लोगों के केस पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिए। कईयों की तो छगन भुजबल की बोला फाइल गुम हो गई, प्रफुल्ल पटेल का केस क्लोज कर दिए। ये हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है उसे भारतीय जनता पार्टी के लोग करप्शन करने का लीगल लाइसेंस दे रहे। मोदी जी कह रहे हैं अगर करप्शन करना है तो लीगल रूप से आके भारतीय जनता पार्टी में करो, आपको करप्शन करने का लीगल लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में विपक्षी दल खड़े, उनके नेताओं को चुन चुन के जेल में डाला जा रहा है। और कल तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी ने सरेंडर कर दिया। ईडी ने मान लिया कि जो सोकल्ड एक्साइज स्कैम था वो कोई स्कैम ही नहीं था, वो तो मोदी जी के कहने पे झूठी कहानी लिखी थी। ना कोई गवाह है, ना कोई विटनेस है, ना 1 रुपए की रिकवरी, कुछ नहीं हुआ। मेरा एक सवाल सुन लीजिए, अगर इस देश में अदालतें जिन एजेंसीज पर आरोप लगा रहे हैं उनको लेट डाउन कर रही हैं, तो ये लोकतंत्र की जीत है या लोकतंत्र की हार है, या लोकतंत्र खतरे में? देखिए इस देश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की सरकार चल रही है। सरकार ने तो अंधा कानून पिछले 10 साल से बनाए। इस देश में अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता तो मुझे लग रहा है कि इस देश में क्या हो गया होता, उसका तो भगवान ही अंदाजा लगा सकता है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था करी। मैं ये पूछ रहा हूं सर, जिस लोकतंत्र को आप खतरे में बता रहे हैं वो लोकतंत्र संजय सिंह को जमानत मिलने पर जीता या हारा, मैं ये पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर देश में अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो, इस देश में अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी न्यायपालिका जो आज तक निष्पक्ष अगर वो ना होती तो ये तो पता नहीं क्या कर देते। अब तो सुप्रीम कोर्ट से आस है, जो काम सरकार का होना चाहिए था वो काम सुप्रीम कोर्ट का करना पड़ रहा है। जो काम चंडीगढ़ में इन्होंने वोटों की चोरी करी वो काम तो इनको करना चाहिए था। इनके सामने चोरी हो रही थी, सीसीटीवी में चोरी हो रही थी, लेकिन उस पर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंटरवेन करना पड़ा। दिल्ली में मेयर तक बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा। दिल्ली में मेयर का चुनाव हो जाए, दिल्ली का मेयर मिल जाए, इसके लिए भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंटरवेन करना पड़ रहा है। किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, इसको तो देश देख। अच्छा ठीक है, ओके, जल्दी से एक कमेंट वाजपेयी जी से, फिर डिबेट लगातार जल्दी करेंगे। आप पूरी कर लीजिए बात, अपनी पूरी कर लीजिए, जल्दी पूरी कर लीजिए। गौरव यही कह रहा हूं कि कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को एक्सपोज कर दिया है और कल ये तय हो गया कि दिल्ली में जो तथाकथित शराब घोटाले का जो ढिंडोरा पीट रहे थे, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिवाय एक झूठी कहानी सिर्फ अरविंद केजरीवाल को। सर ये तो आप लगातार बोल रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, ये आप लोग लगातार बोल रहे हैं। मैं वाजपेयी साहब एक छोटा सा सवाल लेता हूं, क्या आप उस गठबंधन में हैं जिस वजह से लोकतंत्र खतरे में है? बताइए। ये देखिए, लोकतंत्र खतरे में कहना जो है ना, ये अपने आप में खतरनाक बात है कि अपने देश के नाम को बदनाम करना, इस तरह की तोहमत लगाना। अभी आपने देखा दोनों प्रवक्ता बोले कांग्रेस के, और ये आपस में ही मतभेद है इनमें। वो कह रहे सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो ये हो जाता, वो हो जाता, वो कह रहे नहीं न्यायपालिका भी खतरे में है। 4 जजेस का एग्जाम्पल दिया आलोक शर्मा जी ने। पहले आपस में तय तो कर लो। लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है शर्मा जी, इसको आप खतरे में बता रहे हो। खतरे में तो जब इमरजेंसी लगाई थी तब था, ये बात सही है।
खतरे में तो जब तो सिखों का नरसंहार हुआ था। वाजपेयी जी, यहाँ दो भूलना शर्मा क्या जी हैं, उसके? पूरा नाम लेके बोलिएगा, नहीं दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे। दो शर्मा जी आलोक हैं शर्मा यहाँ। जी की बात कर रहा हूँ, सबको मालूम है किसके लिए बोल रहा हाँ। हूँ। आलोक शर्मा जी जो इस तरह की बातें करते हैं ना, ठीक है, आप एग्जाम्पल दीजिए, केस बताइए किस तरीके से, कौन सा खतरे में, संविधान का कौन से आर्टिकल का कौन सा पैरा जो है इस सरकार ने 2014 से लगातार हम लोग बैठे हुए हैं, कौन सी चीज को वायलेट किया बताइए? कौन से कोर्ट की पावर हमने छीन ली? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसकी? इलेक्शन कमीशन की पावर छीन ली, ईडी की पावर छीन ली। मतलब हमने क्या किया है? एक तो एग्जांपल दो ना। ये बस वेक टर्म में कहा जाओगे लोकतंत्र खतरे में। अरे इसी लोकतंत्र में आप चुनाव लड़ एक रहे हो। चीज इसी आप ये लोकतंत्र कह रहे में- हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट की पावर छीन ली, मतलब क्या हम किसी ये के कह पास रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हमने पावर किसी छीनने की का हक पावर है? छीनी है क्या? हमने किसी सिस्टम को खराब किया है क्या? हमने किसी बैंक को गड़बड़ किया है क्या? कौन सा काम ऐसा किया जिससे आप कह दो कि लोग? ठीक है, ओके, आलोक शर्मा, ओ ये यू हम बताइए कह रहे भाई, हैं बार-बार। बताइए आलोक शर्मा, ये एग्जांपल मांग रहे हैं आपसे। मैं आ रहा हूं हरेंद्र जी, एक गौरव। मिनट, अभी आ रहा हूं हरेंद्र जी, अभी आप बोल चुके हैं, अभी आलोक शर्मा जी का टर्न है। आलोक शर्मा बताइए। देखिए, नहीं, मैं AK वाजपेयी को जवाब देखिए, दे नहीं मुझे नहीं, लगता आप वाजपेयी अभी साहब अभी ने नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल अभी सही अभी सवाल आपका टर्न उठाया। आएगा, अभी आएगा। और वाजपेयी जी ने बिल्कुल सही सवाल उठाए हैं। इनकी पार्टी को तोड़ के और झोपड़ी को उड़ा दिया, वो भी कानून के तहत था सब कुछ। ये जो तमाम MLA खरीद के सरकारें गिराई गई, वो भी सब कानून के तहत था। हम तो यही कह रहे हैं ना कि उन तमाम कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। आपने कहा हमने कौन सी पावर कम कर दी? अरे भाई, CBI के डायरेक्टर को रात को 2 बजे उसके कार्यालय को घेर लिया जाता है, दिल्ली पुलिस जाके घेर लेती है। तो क्या वो कार्यालय को घेरना बहुत अच्छा काम था कि रात को 2 बजे जाकर घेर लीजिएगा, कल सुबह कहीं राफेल या पेगासस या किसी चीज पे कोई FIR ना हो जाए? दूसरी चीज, देश को बदनाम करना। अरे देश के प्रधानमंत्री ने तो तमाम देशों में जाके ये कहा कि 2014 से पहले जो जन्म हिंदुस्तान में लेता है उसको शर्म आती है हिंदुस्तानी बताते हुए। हमने बदनाम नहीं किया। निर्भया केस हुआ तो तमाम बीजेपी के लीडर्स ने कहा कि रेप कैपिटल बन गई है देश की। और उसके बाद क्या हुआ कि निर्भया फंड को भी मोदी जी के और सरकार के एडवर्टीजमेंट में इस्तेमाल कर लिया। तो कौन बदनाम करता है देश को, वो पूरा देश देखता है। अब बात आती है कि किस तरह से तमाम चीज़ों का दुरुपयोग हो रहा है। आप देखिए, प्लेन लेवल फील्ड तमाम दलों के लिए ख़त्म कर दी गई है। नोटबंदी हुई, नोटबंदी के जो रिजल्ट आए वो 1 साल के बाद आए। कब आए? जब गुजरात का और इधर यूपी का चुनाव, उत्तराखंड का और पंजाब का तीनों चुनाव निपट गए। क्या RBI के पास आंकड़े देने को नहीं थे? आज सुप्रीम कोर्ट की जज को कहना पड़ रहा है कि काले धन को सफेद करने का सबसे अच्छा तरीका था ये। और वो ऑन रिकॉर्ड कह रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कह रही हैं, वो पूरा पब्लिकली कह रही हैं। कॉलेजियम सिस्टम से कितने जजेस आए और उसमें से कितनों की फाइल रोक दी गई? क्या उनके बैकग्राउंड को RSS और ABVP से मिलाया गया कि नहीं मिलाया गया? ये देश देख रहा है। हम कह रहे हैं, आपने कहा बैंक, अरे भाई आप लोगों ने तो कहा था 35 रुपए का डॉलर होगा और पता नहीं कौन कौन सी बात। लेकिन RBI के सेक्शन 7 में से 2,26,000 करोड़ रुपया इस सरकार ने पहली बार निकाला और हिसाब भी नहीं देते हैं कि कहां पर चले गए हैं, क्या करेंगे। आज हालत यह है कि चंडीगढ़ वाला केस देखिए आप, जिसकी बात धनेंद्र जी ने की। अगर वहां पर EVM होती तो वो केस पकड़ में नहीं आता। तो बैलेट पेपर थे, उस वक्त पकड़ में आ गया कि भाई कहां पर क्या घपला किया बीजेपी ने। ठीक है। तो मसीह तो मुखौटा है, पूरी भाजपा इसी काम में लगी हुई है। ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, उसके ऊपर चंडीगढ़ हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया उसको। राहुल गांधी जी का केस, मान्यता जो गई उनकी सदस्यता, उसमें अहमदाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़िए क्या है वो। ये तमाम जो चीजें हैं बताती हैं कि किस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत चीजों को प्रभावित किया जा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम सत्ता में बैठे हुए लोग कह रहे हैं। तीसरी चीज अंतिम कहना चाहूंगा कि जो प्लेन लेवल फील्ड होता है लोकतंत्र के अंदर, उसको खत्म कर दिया है। आज इनकम टैक्स के छापे डलवा दो, आप इसको ED के नोटिस भिजवा दो, आप उनके अकाउंट्स फ्रीज करवा दो ताकि चुनाव ना लड़ पाए। और लोकतंत्र में एक सबसे बड़ी चीज होती है संघर्ष। गौरव जी, संघर्ष के सारे रास्ते इन्होंने बंद कर दिए। आप 10 लोग जाकर वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे तो लाठीचार्ज होगा। यूपी में, लखनऊ में लाठियां मार मार के लेकिन आलोक जी, उनका तर्क क्या है? उनका तर्क क्या है? उनका तर्क क्या है? वो कह रहे हैं कि गलत करोगे तो दो सेंटेंस भुगतोगे। कहना चाहूंगा। वो ये कह गौरव रहे भाई, हैं, आप इसमें जोड़ लीजिए अपने बाद में। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार करोगे तो भुगतोगे। देखिए गौरव भाई, अगर भ्रष्टाचार किसी ने किया है, मैं पूरा चैलेंज करता हूं TV9 के माध्यम से, दर्शक सुने कि 2014 के बाद मोदी जी ने कोई FIR की हो और उसमें एक भी व्यक्ति कन्विक्ट हो गया हो तो मुझे उसका नाम बता दीजिए।
कि साहब वो एफआईआर इस सरकार ने आकर की थी और उसमें एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया। मैं 50 एग्जाम्पल दूंगा कि भ्रष्टाचारी इन्होंने सीडी निकाली, पेपर निकाला, उनके नाम पर चुनाव लड़ा, उनको क्लीन चिट इन लोगों ने दी। जवाब दीजिए भाई। अभी घरेंद्र ने बताया कि आज इंडियन एक्सप्रेस में क्या छपा। जवाब देते हैं आप। मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। अंतिम बात पूरी कीजिए। मैं अंतिम गौरव जी केवल लोकतंत्र में हमेशा से एक संघर्ष का रास्ता होता है। इन्होंने बड़े क्लेवरली, साइकोलॉजिकली संघर्ष के सारे रास्ते बंद कर दिए। आज आप आरटीआई के कितने केसेस पेंडिंग है जरा पता कीजिएगा। सरकार के खिलाफ अगर आरटीआई का जवाब आना है तो तमाम आरटीआई के जवाब रोक दिए जाते हैं। संघर्ष का तीसरा रास्ता होता था मीडिया पर पूरा कब्जा कर लिया। संघर्ष का चौथा रास्ता होता था कि जांच एजेंसियां, सीएजी की रिपोर्ट को आप बताइए ना, एक गलती से आ गई थी वो गडकरी जी के खिलाफ, उसी में सीएजी का क्या हाल किया था इन्होंने पता चल गया होगा। एक छोटी सी रिपोर्ट आई थी आरटीआई के तहत कि जो मोदी जी के स्टैचू लगाकर जो रेलवे स्टेशन पर फोटो लगते हैं उसमें 6.25 लाख का खर्चा होता है, उस अधिकारी को उठाकर फेंक दिया गया। तो तमाम लोकतंत्र के संघर्ष के रास्ते इन लोगों ने बंद कर दिए और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आरोप है कि आप अपने विपक्षी पार्टी को प्लेइंग लेवल फील्ड नहीं दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने लिए तो सारे संसाधन रख रहे हैं लेकिन विपक्षियों के सारे संसाधन काट रहे हैं और इसीलिए लोकतंत्र खतरे में। मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, पहले जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि साहब कल ये एक्सपोज हो गया, वो एक्सपोज हो गया। अरे जनाब, संजय सिंह जी को जेल से बेल मिला है, निर्दोष साबित नहीं हुए हैं, आरोपी हैं। अरे तो आप ही लोग बोलते थे भाई कि भाई उनको बेल क्यों नहीं मिल रही कोर्ट से। ये के शर्मा साहब, मेरे डिबेट में ऑन रिकॉर्ड बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कम से कम 25 बार बोला होगा कि अगर वो सही हैं, अगर उन्होंने गलत नहीं किया है तो कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही। आप ही लोग बोलते हैं ना। नहीं तो मनीष सिसोदिया को और इन लोग को नहीं मिल रही है और आरोप मुक्त थोड़ी ना हुए हैं। ठीक है, उनकी जांच यदि ईडी को समझ आई कि हमने जांच कर ली तो उन्होंने कह दिया भाई कि आप तो ये तो तय करना पड़ेगा ना कि जमानत मिलना नहीं मिलना उस किस चीज का दोष है। सर गौरव जी सुनिए, यही आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के लोग बैठ के कहते थे कि मोदी जी ने पीएमएलए जो एक्ट है उसमें ऐसा प्रावधान कर दिया है कि जमानत ही नहीं मिल सकती। यही चिल्लाते थे और वाजपेयी साहब कई बार बता चुके थे कि कई लोगों को इसमें जमानत मिली है, लेकिन ये लोग कहते थे कि नहीं, इन लोगों ने ऐसा कर दिया है। संजय सिंह को पीएमएलए में जमानत मिली है। संजय सिंह को क्या पीएमएलए में जमानत मिली है सर? तो उसी केस पे तो है सर। नहीं, लेकिन पीएमएलए में जमानत मिली है उनको। तो और किस पे मिली है? नहीं सर, फिर आपने उसको देखा नहीं सही से। संजय सिंह के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि विशेष तौर पर उनको जमानत दी गई है। पीएमएलए के तहत जमानत दी जाती तो पूरा शराब घोटाला कमजोर हो जाता। पीएमएलए का ही केस है, पीएमएलए में जमानत मिली। ये पीएमएलए का केस है भैया, कैसे आप बात कर रहे हैं? मैं एक सेकंड क्लैरिफाई कर देता हूं। एक मिनट उनको बोलने दीजिए ना सर। कोर्ट ने ईडी को साफ कहा कि पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत अगर प्राइमा फेसी में इनको जमानत देता हूं तो फिर आपका केस कमजोर होगा। ये कहा कि नहीं कहा? घनेंद्र बताएंगे इस चीज को। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मिली है वो पीएमएलए का केस है। नहीं, केस पीएमएलए का, लेकिन क्या जमानत पीएमएलए के तहत? ठीक है सर। नहीं, गौरव जी गौरव जी आपने मेरे विषय को जो मैं कहना चाह रहा था उस विषय को शायद मैं स्पष्ट नहीं कर पाया, या हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम हो। मैंने यही कहा कि मामला ये पीएमएलए का था। कोर्ट ने इनको जमानत दी, संवैधानिक अधिकार है किसी का भी, राइट है तो कि उसको वो जमानत के लिए अर्जी करे, यदि कोर्ट संतुष्ट होता है तो दे सकता है, उसने दिया है। लेकिन उसका निर्दोष हो गए हैं, बरी हो गए हैं, मामला खत्म हो गया है, घोटाला नहीं हुआ है, ये तो है ना। अभी दूसरी बात, अभी आलोक जी बड़ी उससे कह रहे थे साहब हम तो जो सरकार के विरुद्ध आंदोलन के तरीके, विरोध के तरीकों को कुचल दिया गया। बताइए किस दिन राहुल गांधी निकल के गए हैं जंतर मंतर, कहां जाके प्रदर्शन किए हैं? जनाब हम विपक्ष में थे, हमारी पीठ में लाठियों के दाग आज तक हैं। इतनी लाठियों से पीटती थी कांग्रेसी सरकार। क्या लाल किला, क्या जो है विधानसभा, क्या जो है जंतर मंतर, क्या पार्लियामेंट स्ट्रीट, क्या पाकिस्तान दूतावास, कहां नहीं पीटते थे हम लोग। लेकिन आप एयर कंडीशन कमरे में बैठ के राजनीति करने वाले, मैं कहता हूं 14 साल में एक आंदोलन मुझे बताइए कि आप लोगों ने मिलकर कोई आंदोलन किया हो देश के सामने में। ये एयर कंडीशन कमरे में बैठ के राजनीति करने वाले इसका ज्ञान न दें।
और इसीलिए क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं है, आपके पास विश्वसनीयता नहीं बची आपके नेताओं की। और आज तो हालत ये हो चुके हैं कि उस उत्तर प्रदेश से जहां से कहते हैं कि रास्ता जाता है, वहां पर आज गांधी परिवार जो है चुनाव लड़ने से भाग रहा है। लेकिन के शर्मा अमेठी इसमें से इस बात लेकर का जवाब कहाँ है? रायबरेली, के शर्मा जिसका- इसमें इस बात का जवाब कहाँ है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है विपक्ष के पास? इस बात का जवाब नहीं। कहाँ है इसमें? मुझे एक चीज गौरव जी बताइए, प्लेइंग लेवल फील्ड कौन बनाएगा? देश की जनता हमको 303 सीट देगी, इनको 52 सीट देगी। हाँ। तो हम देश की जनता से कहने जाएंगे नहीं भैया हमको 303 दे रहे हो तो इनको 203 सीट दो, ये हम कहने जाएंगे? हाँ। और क्या लेवलिंग फील्ड चाहिए? मुझे एक बात समझाइए कि देश के अंदर में यदि आपकी टीआरपी, आपके चैनल की टीआरपी सबसे ज्यादा है, आपको विज्ञापन सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, अब आप जो दूसरा चैनल कहे कि नहीं साहब हमें तो टीवी 9 की तरह ही लेवल फील्ड चाहिए, उतने विज्ञापन हमें चाहिए, उतने टीआरपी हमें चाहिए, आप देने जाएंगे? आपका चैनल देने जाएगा उस चैनल को? ये तो देश की जनता देगी ना। जवाब दीजिए। मैं हरेंद्र भारद्वाज जा रहा हूं, लेकिन आलोक शर्मा जवाब देना चाहते हैं। एक बात नहीं, एक अच्छा बात कंप्लीट कीजिए आलोक जी, एक मिनट आलोक शर्मा जल्दी कंप्लीट कीजिए। के शर्मा जल्दी कंप्लीट कीजिए। फील्ड की बात कर रहे हैं, आपके पास नेता नहीं है तो हम आपके यहाँ नेता पैदा एक मिनट आलोक जी आ रहा हूं, आलोक जी आ रहा हूं। आपका गौरव नेता भाई, जो बोलता, सुनिए मेरी बात, आपके पास नेता नहीं है, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, तो हम क्या करें? आपको कार्यकर्ता ला के दें? हम आपको नेता ला के दें? राहुल गांधी यदि बेवकूफी भरी बातें करते हैं, मूर्खतापूर्ण, तो हम क्या करें? उनको जाके क्लास में पढ़ाई कराएं कि आप जो है चल के अच्छी बातें बोले? गौरव जी, अब मैं उत्तर क्या दूंगा। कराएंगे? मैं आ रहा हूं। क्या मोदी जी और राहुल गांधी की लेवल की तुलना हम कराएंगे? ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं। के शर्मा जी जवाब ले लेते हैं। के शर्मा जी जवाब ले लेते हैं। आलोक शर्मा, फिर आ रहा हूं हरेंद्र भारद्वाज, तुरंत इसके बाद आप ही के पास आऊंगा। आलोक शर्मा, देखिए, इस देश में मूर्खानंद महाराज कौन है मैं बताता हूं। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि नोटबंदी से काला धन वापस नहीं आएगा, आज तक नहीं पता चला। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि जिस तरह से कोरोना है, ये महामारी है, इससे बचिए, लेकिन मूर्खानंद अधिराज महाराज ने नहीं सुनी, वो लिट्टी चोखा खाते रहे। आज उसके बाद जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया अचानक, माननीय राहुल गांधी जी ने पहले ही बता दिया था। जीएसटी के बारे में भी पहले ही बता दिया गया था। चाइना घुस आया है उसके बारे में भी बता दिया गया था। और अभी भी तमाम चीज़ों के बारे में कि 3 काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, ये भी बता दिए गए थे। लेकिन इनकी सरकार मूर्खों से भरी हुई है, इसलिए वो मूर्खों वाले ही निर्णय लेती है, डिसीजन लेती है। ये शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे जवाब देना जरूरी हुआ। आज मैं कह रहा हूँ प्लेन लेवल फील्ड, आप पता नहीं बीजेपी के प्रवक्ता को शायद समझ नहीं आया है कि प्लेन लेवल फील्ड क्या होती है। लेकिन मुझे लगता है आलोक जी, मुझे लगता है किसी के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए नहीं करना चाहिए, और खासकर प्रधानमंत्री के लिए तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं, ये अपने संस्कार का परिचय दे रहे हैं, आलोक शर्मा का संस्कार। मुझे लगता है, और आप खुद मानते हैं कि ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। देखिए गौरव जी, मैं तो नहीं करना चाहता था। अगर आप उनको वहां रोक देते तो शायद मैं नहीं करता। यही प्लेन लेवल फील्ड नहीं कि कांग्रेस का प्रवक्ता अगर यूज करेगा तो आप रोकेंगे, बीजेपी का करेगा तो आप नहीं रोका तो मैंने आपको भी नहीं, लेकिन मैंने आपको ये कहा कि प्रधानमंत्री के लिए तो कम से कम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अरे सुनिए ना, किसी के लिए नहीं होना चाहिए, किसी के लिए नहीं होना चाहिए। गौरव जी, मैंने प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं लिया है, मैंने नाम नहीं लिया है। अब मैं फेंकू कहूं आप पीएम समझे तो मेरी गलती थोड़ी ना है। अब मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आलू से सोना निकलेगा, ये मोदी जी का बयान था। अब ये समझदारी पूर्ण था या मूर्खता पूर्ण था, ये तो आप पूरा देश तय कर सकता है। लेकिन उसको राहुल गांधी जी के नाम से चेप कर पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने चला दिया। और उसके बाद नहीं, राहुल गांधी जी ने केवल मोदी जी के बयान को जो गुजरात में दिया गया था उसको कोट किया था कि एक ऐसा प्रधानमंत्री, राहुल गांधी जी का केवल छोटी क्लिप काट के पूरे देश को आपने मूर्खानंद बना दिया। आप तो झूठ वापस आता हूं। इलेक्शन कमीशन है, तमाम जांच एजेंसीज हैं। अरे सुनो ना भाई, सुनिए, मैं देखिए आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला शर्मा जी। आज आप सत्ता में, आपको एक मिनट, के शर्मा, आलोक शर्मा की बात पूरी हो जाने दीजिए। आलोक जी जल्दी बात पूरी कीजिए, बहुत देर से नरेंद्र जी बोल नहीं पाए आपके सहयोगी। आलोक जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि प्लेन लेवल फील्ड से तात्पर्य होता है कि सारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कीजिए। चुनाव आए तो विपक्षी लोगों को जेल में डाल दीजिए, बाद में जो होगा देखी जाएगी। चुनाव आए तो अकाउंट फ्रीज करके आप कोर्ट में केस को पहुंचा दीजिए, तब तक इलेक्शन हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन विपक्ष की सुने ना। इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमिश्नर्स आपके अपने लोग जो बीजेपी से नजदीकियां रही हो उनको बैठा दिया जाए।
तो मैं कह रहा हूं कि तमाम जो ऐसे कर्तव्य हैं आपके जिनको आपको करना चाहिए था वो नहीं हुए और उससे प्लेन लेवल फील्ड नहीं मिला और यही कारण है कि आपको एडवांटेज मिलता है। और मैंने बिल्कुल सिलसिलेवार बताया कि किस तरह से संघर्ष के रास्ते रोक दिए। ठीक है। आपने तो देश की सोचने की शक्ति को काबू कर लिया है और काबू इसलिए कर लिया है कि आपके पास धन बल है। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर आप छाए हुए हैं, आप करोड़ों रुपए के एडवर्टीजमेंट देते हैं और उससे देश को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। आप देश को कहते हैं धारा 370 हट गई, जबकि नहीं हटी होती है। और देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, देश के गृह मंत्री बोलते हैं। एडवर्टीजमेंट तो आपकी पार्टी के भी हम देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लेकिन एक मिनट रुकिए। हमने अभी एक एडवर्टीजमेंट, हमने एक अखबार में एक एडवर्टीजमेंट दिया था कि चंदा दो और धंधा लो। नहीं चलाया हमारा किसी ने नहीं लगाया, सबने मना कर दिया, बोला सब हम डरते हैं साहब, हमें भी ईडी। अच्छा ठीक है, लेकिन नरेंद्र भारद्वाज बोलना चाह रहे हैं सर कुछ इस पर। सर आपकी बात पर नरेंद्र भारद्वाज कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा गौरव जी मैं 5 सेकंड अंतिम बात कहना चाहूंगा। एनडीटीवी को कैसे दबाया गया था, बताया गया था कि क्या क्या केसेस हैं उनके खिलाफ, और उसके बाद दैनिक भास्कर के खिलाफ क्या हुआ। सर आप किसी दूसरे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का नाम ना ले तो ज्यादा बेहतर है। क्या क्या हुआ है, किसी यहां तक कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेना, गूगल के खिलाफ भी क्या हुआ आपको पता होगा ना। आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आप बड़े बुद्धिमान प्रवक्ता हैं, आप चाहते हैं तो किसी और तरीके से बात रख सकते थे अपनी। लेकिन मैं ठीक है, आपने अपनी बात रख दी है। मैं घरेंद्र भारद्वाज जी के पास जाऊंगा। घरेंद्र भारद्वाज जी मुझे ये बताइए, लेकिन उनको भी डराया गया, मैं तो केवल ये कह रहा हूं। ओके सर, घरेंद्र भारद्वाज मुझे ये बताइए, अगर आज आपकी पार्टी 67 सीटें जीतकर आती है दिल्ली में, तो ये कैसे जीत कर आती है? बिना लोकतंत्र के जीत कर आती है। अगर आप पंजाब में अकेली एक गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी पार्टी जो 2-2 राज्यों में सरकार बना लेती है, ये बिना लोकतंत्र के बना लेती है। गौरव, हमने और आपने इस डिबेट में कई बार डिस्कस करा कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल किसके बयान पे भेजा गया? शरद चंद्र रेड्डी। सर मैं अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर आपसे बात कर चुका हूं, आप बोल चुके हैं। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं सर अगरन जी, प्लीज, मैं आपको बीच में नहीं टोकना चाहता, लेकिन टू द पॉइंट सर। चंडीगढ़ में आपका मेयर चुना गया, चंडीगढ़ में आपका मेयर चुना गया तो बिना लोकतंत्र के चुना गया सर। पंजाब में आपकी सरकार है बिना लोकतंत्र के। दिल्ली में आपके पास इतने सारे विधायक हैं, इतने सारे राज्यसभा के सांसद हैं, बिना लोकतंत्र के। गौरव, इस देश में न्यायपालिका सरकार नहीं चलाएगी। जो लोग सरकार चला रहे हैं उनके हर डिसीजन को ऑनरेबल सर चुनाव भी न्यायपालिका नहीं कराती है, बीच में इंटरवेन करना पड़ता है। आपने बोला नहीं, सुन लीजिए गौरव, जब चुनाव आयुक्त के नियुक्ति की प्रणाली सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करी कि उसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, ये कानून लेके आ गए, ऑर्डिनेंस लेके आ गए और इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया कि नहीं जी हम चुनेंगे चुनाव आयुक्त। अरे चुनाव आयुक्त अगर आप चुनोगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर निकाल दोगे, तो साफ साफ पता चल रहा है कि आपकी इंटेंशन क्या है। दिल्ली की सरकार के अधिकार छीनने के लिए आप को ऑर्डिनेंस लेके आ गए, रातों रात काला कानून लेके आ गए, आपने उसको बिल मैं तो इतना पूछ रहा हूं घरेंद्र भाई, मैं तो इतना पूछ रहा हूं कि अगर केजरीवाल जेल में नहीं जाते, मनीष सिसोदिया जेल में नहीं जाते, सत्येंद्र जैन जेल में नहीं जाते, तो लोकतंत्र खतरे में नहीं था। मैं ये पूछ रहा हूं, इस पर जवाब दीजिएगा। गौरव, दिल्ली की चुनी सरकार की शक्तियां छीन ली पूरे देश के सामने, ऑर्डिनेंस लेके आगे, बाद में कानून बना दिया। ये लोकतंत्र तो ये जो ऑर्डिनेंस लेकर आए कोई अलोकतांत्रिक प्रक्रिया से लेकर आए क्या सर? सर ऑर्डिनेंस लाना कोई अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है क्या? इस देश के संविधान के तहत अधिकार है चुनी हुई सरकार को। गौरव, क्या पहली बार ऑर्डिनेंस आया क्या? गौरव, बहुमत का मतलब गौरव, बहुमत का मतलब तानाशाही नहीं होता। यही बात हम मोदी जी को बता रहे, यही आप समझ लो, इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा। मोदी जी कह रहे मेरे पास बहुमत है, बीजेपी वाले कहते हैं बहुमत है। बहुमत का मतलब लोकतंत्र में कभी तानाशाही नहीं होता। तो ये सुनिए, फिर मेरी बात सुनिए, खत्म कर दो, मेरी बात सुनिए। अगर बहुमत का मतलब तानाशाही नहीं होता तो दिल्ली विधानसभा में भी ये चीज लागू होती है घरेंद्र भारद्वाज? होती है कि नहीं होती है? मैं कह रहा हूं गौरव, फिर मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी का अहंकार, नरेंद्र मोदी की डिक्टेटरशिप ये देश देख रहा है। कौन सी डिक्टेटरशिप को इसको कौन सा ऐसा काम किया है जो, कौन सा ऐसा काम किया है जो बिना कानून के किया है? कोई भी काम बताइए जो बिना कानून के किया, बताइए, आपके पास मौका है, आज देश जान रहा है, बताइए।
अरे सरकार का काम अरे, बताइएगा। पार्टी पे बाद में आएंगे, नहीं पार्टी पर बाद में आएंगे सर, पार्टी पर बाद में आएंगे सर। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कौन सा ऐसा काम किया है जो कानूनन सही नहीं है? गौरव, झूठे बयानों के आधार पे आपने दिल्ली के चुने मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, उन झूठे गवाहों के आधार पे जो बीजेपी को कहां साबित हुआ? किस कोर्ट ने साबित किया कि वो बयान झूठा है? अभी तक किस कोर्ट ने साबित किया कि वो बयान झूठा है? बताइए, किस कोर्ट ने साबित किया? कहां साबित हो गया? बीजेपी ने, अरे बीजेपी ने खुद मान लिया 60 करोड़ रुपए की घूस बीजेपी ने ली। उस ईडी ने कभी जाके जेपी नड्डा से पूछताछ करी कि आपने शराब घोटाले के आरोपी से 60 मैं करोड़ आपसे रुपए जो क्यों पूछ रहा हूं, आप मेरी लिए? बात और आपने समझ नहीं उसको रहे या जेल दिलवा समझना दी। नहीं चाह रहे। घरेंद्र भाई, आप मेरी बात समझ नहीं रहे, समझना नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं, ठीक है, गौरव, आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन बीजेपी एक पार्टी है। मैं तो, आप कह रहे हैं कि इस देश में तानाशाही है, इस देश की सरकार लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, नरेंद्र मोदी की सरकार को देखो क्या कर रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। तो आपको आज देश को बताना पड़ेगा कि इस सरकार ने कौन सा ऐसा कानून तोड़ा, कौन सा ऐसा नियम तोड़ा जिससे इस देश में लोकतंत्र खतरे में आ गया, और किस नियम के तहत, किस नियम को तोड़कर आपको परेशान किया? गौरव, 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 यही तो बात हो रही है कि ये ईडी, ये सीबीआई आज नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकर्ता बनके काम कर रहे हैं। 25 लोग जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, उनके केस खत्म कर दिए। आज जिस तरीके से प्रफुल्ल पटेल, आज नारायण राणे, हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, ये सब बीजेपी में चले गए, इनके पाप धुल गए। और जो विपक्ष के नेता, उनके खिलाफ सीबीआई ईडी लगा दी, उनको झूठे आरोपों अच्छा, तो तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था? ओके, ठीक है, इस पर बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे। नरेंद्र भाई, इस पर बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे। नरेंद्र भाई सुनिए, इस पर बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे। लेकिन तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था जब अन्ना हजारे के साथ रामलीला मैदान में आप लोग कांग्रेस की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था? गौरव, गौरव, सरकारी एजेंसियों को बीजेपी का कार्यकर्ता बना दिया। ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बीजेपी की कार्यकर्ता बन गए। ये लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, जिस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं को, सर मैं तो ये पूछ रहा हूं, उस समय नहीं हो रहा था मिसयूज? सरकारों का अपहरण हो रहा है, उस समय मिसयूज नहीं हो रहा था? मैंने आपको बहुत टाइम दिया, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, 30 सेकंड। उस समय मिसयूज नहीं हो रहा था? हाँ या ना बोल दीजिए। अगर नहीं हो रहा था तो बता दीजिए नहीं हो रहा था। मैं, गौरव, नरेंद्र मोदी की सरकार अहंकारी और तानाशाही सरकार है। देश के लोग जवाब देंगे आने वाले चुनाव में। इस डिबेट में 10वीं बार बोल रहे हैं, ये आप इस डिबेट में 10वीं बार बोल रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे घरेंद्र भारद्वाज। मेरे सवाल का जवाब, क्या उस वक्त जब आप कांग्रेस की सरकार पर या यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, तब एजेंसियों का मिसयूज हो रहा था या नहीं हो रहा था? सिंपल जवाब है, आप इसको जवाब दे सकते हैं कि नहीं हो रहा था। आप बता सकते हैं नहीं हो रहा था या हो रहा हो, बताइए। गौरव, गौरव, आपके सवाल का जवाब यही है कि आज केंद्रीय जांच एजेंसी नरेंद्र मोदी के शार्प शूटर की तरह काम कर रही है। नरेंद्र मोदी टारगेट देते हैं भाई, मैं पूछ रहा हूं, आप कहीं और जा रहे हो? ओके गगन जी, ओके गगन जी, ओके टाइम हो गया गगन जी आपका, बहुत सारा समय आपने ले लिया। अब बीजेपी के प्रवक्ता देखिए, एक बात तो है के शर्मा, मानिए ये जो आप पे आरोप जो लग रहा है वो इन दिनों और मजबूत हो गया है, और वो ये कि पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप तमाम विपक्षियों पर लगाती है, लेकिन अपने साथ उन लोगों को ले लेती है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। नहीं, मैं एक बात कहता हूं, इन्होंने ईडी और सीबीआई की बात, नहीं पहले इस सवाल पर सर, पहले इस सवाल। हाँ गौरव जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, समय कम है, जल्दी सर। हाँ, मैंने ये 6 महीना पहले ये सारी विपक्षियां पार्टी, 18 पार्टी, अरविंद केजरीवाल चौड़े छाती करके कहाँ गए थे, और राहुल गांधी, ये सब ये गए थे सुप्रीम कोर्ट में। अभी तो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जिंदा है इसलिए बचे हुए। सुप्रीम कोर्ट में जाके ईडी और सीबीआई के जो है जांच के संदर्भ में इन लोगों ने वहां पर अपील दायर की थी, और ये सारे मामले, जितने सारे मामलों का उल्लेख इन्होंने किया था। इनके बड़े बड़े नेता वहां पर बहस किए। क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने आदेश? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी और सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है वो सही है, उस पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, और किसी भी तरह का पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं हुआ। ये आदेश था 6 महीने पहले, इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना। तब फिर ये किस मुंह से ईडी और सीबीआई पर आरोप लगाते हैं? और ये मित्र जो मेरे नहीं सर, आप भी तो आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के। कोई के शर्मा, मेरा मूल प्रश्न क्या है, आप भी तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं ना, सब इन पर, कांग्रेस पर, आम आदमी पार्टी पर। आप उन लोगों को क्यों ले लेते हैं साथ में जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे होते हैं? नहीं, यदि उनको क्लियरेंस पहले से इन्होंने ही तो रोका है, इन्हीं लोगों ने तो क्लियरेंस दिया है। अजीत पवार को 2020 में किसने क्लियरेंस दिया? अच्छा, तो आप उनकी क्लियरेंस पे ले लेते हैं? नहीं, क्यों नहीं? आपने कोर्ट से दिला दिया उसको,
कोर्ट से आपने दिला। अब दूसरी बात, मैं जो आलोक जी अभी कह रहे थे यहाँ पर कि साहब अकाउंट फ्रीज कर दिया, अभी कितनी सरलता से इन्होंने कहा हमने एक विज्ञापन दिया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे जी बैठ के प्रेस कर रहे थे। राहुल गांधी कह रहे थे कि हमारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, रेलवे का टिकट खरीदने तक के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। और आलोक शर्मा यहाँ पर गा रहे हैं कि हम विज्ञापन बांटने गए थे। ओके सर, समय खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। एक मिनट क्योंकि आपने राहुल गांधी पर सवाल उठा दिया। 20 सेकंड में, एक मिनट 20 सेकंड। आज भी आपके पास। ओके आलोक शर्मा 20 सेकंड, समय खत्म हो चुका है, जल्दी। देखिए मुझे लगता है पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से जिस भी राज्य में चुनाव आता है तमाम जांच एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं और हमारे अकाउंट्स फ्रीज हुए, ये पूरा देश जानता है और ये पूरी तरह से इनकम टैक्स के नोटिस के बाद हुआ है, ये भी पूरा देश जानता है। तो इसमें कहीं पर कोई विरोधाभास नहीं ये है। तो बता मैं बार बार कह रहा हूं कि लोकतंत्र खतरे में, विज्ञापन के लिए पैसा कहां से आ रहा है? लेवल फील्ड नहीं मिल रहा है, जो रेलवे की टिकट नहीं खरीद सकते हो, सर समय खत्म हो चुका है। ओके ठीक है, ये बताइए ना। अरे सर समय खत्म हो चुका है, लड़िए मत आपस में। अगर लड़ेंगे तो ये समय भी चला जाएगा। करोड़ों रुपए एडवर्टीजमेंट के हैं, हमारे पास नहीं। ओके ओके सर, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया। समय खत्म हो चुका है, अड़ी में यहाँ पर रुकना एक ब्रेक के लिए, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। थैंक यू।